हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग आपकी कैजुअल में स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। पहली बात तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जैसे सपोज करो तुम कुछ दोस्त कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, जब आप खाना खाने के लिए जाओगे ना तो एक ही चीज मंगवाना बेवकूफी लगता है मुझे कि पांचों के पांचों लोग एक ही चीज मंगवा के खा रहे हैं। कि सपोज डोसा है तो पांचों के पांचों ने डोसा मंगवा लिया। अलग अलग मंगवाना चाहिए ना, ताकि हर एक चीज का क्या है टेस्ट आ सके। तो कोई कुछ मंगवा रहा है, कोई चाइनीज मंगवा रहा है, कोई साउथ इंडियन मंगवा रहा है, कोई इटालियन मंगवा रहा है, तो इससे क्या आपको हर एक चीज का टेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे यही सारी बातें एग्रीकल्चर में भी कही गई कि आप ना सिर्फ कुछ ही फसलों तक रिस्ट्रिक्टेड हो गए हो, कुछ ही क्रॉप्स तक आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए हो। तो जरूरत है कि आपको अपने एग्रीकल्चर के अंदर भी कुछ वेराइटीज को ऐड करना होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग वेराइटीज टू योर प्रोडक्शन, टू योर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यू कैन से। ठीक, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्रॉप्स को ग्रो करना बंद कर दो, हम कह रहे हैं कि ग्रो करने के लिए जो पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न है, उसे चेंज करो। आपने अपने 10th क्लास तक की एसएसटी में ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी कि मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो आप बेसिकली अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करो, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन में क्या ऐड हो, वेराइटीज आए। हर बार हर साल एक ही चीज की खेती करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन एक्टिविटीज में चेंज लाना होगा। आप यहां पर एग्रीकल्चर के अलावा उससे जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं आपको शिफ्ट करनी है अपनी वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज। अदर एलाइड मतलब अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, मतलब कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कि फिशरीज। फिशरीज का मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन, हिंदी में बोले तो। सो फिशरीज का काम कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो। तो आप इन एक्टिविटीज के अंदर भी जा सकते हो। उसके अलावा कुछ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स भी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आपको अपने एग्रीकल्चर में क्या करना होगा, कुछ वेराइटीज को ऐड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर ना रिस्क में है, क्योंकि लोग इसे मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की तरह यूज कर रहे हैं, जीने के सहारे की तरह। तो इसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो रिस्क है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा। दूसरा, हमें सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। देखो बहुत से लोग ना सीजनल काम करते हैं, आज किसी चीज का सीजन है कल को नहीं है, तो भाई 6 महीने आप एक ऐसी क्रॉप को ग्रो करते हो जो 6 महीने चलती है, फिर अगले 6 महीने आप खाली बैठ रहे हो, तो उससे क्या फायदा है। तो बेटर है कि आप यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी स्टार्ट करो, ताकि वहां पर आपके पास क्या रहे, एम्प्लॉयमेंट रहे। तीसरी जरूरत क्या है, हायर लेवल ऑफ इनकम। आप अब तक इतना कुछ पढ़ते आए हो कि एग्रीकल्चर में कुछ खास इनकम नहीं मिल पा रही है हमारे फार्मर्स को, बट अगर आप इन एरियाज में एंटर करते हो ना, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, तो इसके अंदर आपको ज्यादा पैसा मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आप ज्यादा पैसे कमा पाते हो, और जब आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे तो ये जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉवर्टी देख रहे हैं ना, हम कहते हैं हमारा किसान गरीब है, हम इतने सालों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमारा किसान गरीब है। क्यों गरीब है, क्योंकि वो ढंग से चीजों को कर नहीं रहा है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर रह गया है। तो उसको पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए भी हमें उनको क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। उसके अलावा टू फाइंड द ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अदर नॉन फार्म सेक्टर्स। हमारा एग्रीकल्चर ओवरबर्डनाइज्ड हो चुका है, ओवर क्राउडेड हो चुका है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, छुपी हुई बेरोजगारी है। जिस जगह पर सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, 6 से 7 लोग बैठ के वहां पर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, जीडीपी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। तो ऐसे आउटपुट जनरेट करने का कोई फायदा है नहीं। तो हम चाहते हैं कि कुछ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो अदर नॉन फार्म सेक्टर्स में। तो इसलिए क्या जरूरी है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन ने आपको एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी दी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आप रहो एग्रीकल्चर के अंदर। बट एग्रीकल्चर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, अगर वहां पे आप एंटर कर जाते हो तो आप अपनी इनकम के लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हो अपनी लाइफ में। तो उसे हमने बोला एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जो 2 तरीके से किया जा सकता है। कैसे,
एक तो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न से मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न पे जाके, या जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं आप, या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज की जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें एंटर करके भी आप ये काम कर सकते हो। तो वो कौन सी अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं? हमारे पास 5 तरीके की ऐसी एक्टिविटीज हैं। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है तो कितने टाइप्स है हमारे पास यहाँ पे? 5। सबसे पहला एनिमल हस्बेंड्री, जिसे आप हिंदी में बोलते हो पशुपालन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी है। दूसरा फिशरीज, मत्स्य पालन, यानी कि जहां पर जो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यहाँ पर उनका पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर्स, जहां पर आपके फ्लावर्स, फ्रूट्स, डेयरिंग यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको आप यहाँ पर काम करते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आपका आईटी सेक्टर, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो ये 5 हमारे पास टाइप्स हैं, या आप कह सकते हो ये 5 अलग अलग ऑप्शंस है हमारे पास कि अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करते तो हम इन 5 में से किसी एक में एंटर कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री से। तो एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा नाम क्या है? लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर आप ब्रीडिंग, रेयरिंग, केयरिंग कर रहे हो किस चीज का? फार्म एनिमल्स, यानी कि ऐसे आप एनिमल्स को आप पाल रहे हो यहाँ पे जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा होने वाला है। अब आप एग्जांपल बता सकते हो मुझे कि ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है? ठीक है, यस। तो इंडिया के अंदर इन्हीं एनिमल्स को सबसे ज्यादा पाला जाता है, जैसे कि कैटल, गोट्स और जो फाउल होता है क्या, गाय, भैंस, बछड़ा, और वो जो मुर्गियां होती हैं उनको पाला जाता है। तो इंडिया के अंदर ना मिक्स्ड क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम होता है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज को नहीं पाला जाता, यहाँ पे मल्टीपल लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं उनको पाला जाता है। क्योंकि देखो किसी से हमें दूध मिल रहा है तो किसी से एग मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिसकी जैसे कि अब शिप होती है, अब उसका क्या होता है, क्या यूज बनाते हैं हम? वूल यूज करते हैं उसकी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स है जिनके प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की वजह से लोगों की इनकम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर को आप कहते हो अनप्रेडिक्टेबल, सीजनल होती है कुछ चीजें एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन अगर आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हो तो उसके अंदर आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टॉक में क्या सीजन होगा? ऐसा कोई सीजन है क्या? क्या ये जो आज के टाइम पे अंडे खाए जाते हैं क्या ये सीजन वाइज खाए जाते हैं? ठीक है, कहते हैं कि विंटर्स में लोग ज्यादा खाते हैं, बट स्टिल समर्स में भी लोग आजकल अंडों को खाते हैं। मिल्क का कोई सीजन होता है क्या? नहीं, कोई सीजन नहीं होता। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं जिनका कोई सीजन नहीं है, जिनसे प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का कोई सीजन नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की हेल्प से आपकी जो स्टेबिलिटी है इनकम की वो बढ़ेगी, प्लस आपको मिलेगी फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्यूल और न्यूट्रिशन आपकी फैमिली को। आप अपनी अदर फार्म एक्टिविटीज भी कर सकते हो और साथ साथ आप इसको भी चला सकते हो। ठीक है, आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो, खेती बाड़ी के साथ साथ आपने गाय बछड़ा भी पाल रखे हैं, तो क्या दिक्कत है? वहां से भी आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इधर खेती बाड़ी से आप वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर ही रहे हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी उस चीज में। तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो। उसके बाद लाइफ स्टॉक सेक्टर ने हमारे यहाँ के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडिंग द लैंडलेस लेबरर्स, यानी कि ऐसे लेबर जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है, उनको भी 70% मिलियन ऐसे हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है कि ठीक है एग्रीकल्चर जरूरी नहीं है करना, आप इस एरिया में भी एंटर कर सकते हो। तो ऐसे 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिसके अंदर हम लैंडलेस लेबरर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर यही सेक्टर जो पोल्ट्री सेक्टर है हमारा, पोल्ट्री सेक्टर समझते हो? मुर्गी पालन तो आजकल बहुत कह सकती हूँ मैं कि ट्रेंड है। आजकल पहले होता था नॉन वेजिटेरियंस लोग बहुत कम मिलते थे, आजकल बहुत ज्यादा मिलते हैं। और कई बार क्या होता है कि आजकल जो डॉक्टर्स भी होते हैं ना, कई बार प्रोटीन के लिए रिकमेंड कर भी देते हैं कि भैया आपको ये चीज खानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसका शेयर पूरे लाइफ स्टॉक के अंदर कितना है? 58%। तो आप देख रहे हो ना एक मेजर शेयर किसका है? पोल्ट्री फार्मिंग का ही है। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं डेयरिंग। अब डेयरिंग में क्या है? देखो यहाँ जो लाइफ स्टॉक होते हैं वहीं से आपको मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो, ये भी लाइफ स्टॉक
फार्मिंग का ही पार्ट होता है। कौन सा? डेयरिंग। अब डेयरिंग क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच इंक्लूड द ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स। किस चीज के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और आपको पता है कि एक अगर हमें मिल्क मिल जाए तो उससे हम बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कर्ड है हमारे पास, घी बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, बहुत सारी चीज है, मिठाइयां हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ उस एक मिल्क से बनाई जा सकती हैं। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए हम कौन सी फील्ड में एंटर करते हैं? डेयरिंग फील्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज का बिजनेस है? यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या? मिल्क या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आपको पता है जब ये डेयरिंग वाली एक्टिविटीज को हमने स्टार्ट किया तो इससे एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था जिसको नाम दिया गया था व्हाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। डेयरिंग की वजह से ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन आया। अभी जिसको हम लास्ट में ना, हम जितने भी रेवोल्यूशंस आए उन सबको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पांचों डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इनसे रिलेटेड वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब ताकि एक साथ ही आपको वो सारी चीजें समझ आ जाए। अब उसके बाद कौन से मेजर्स लिए गए इस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए? तो पहला तो देखो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होगी। पहले की जैसे चीजें अब नहीं रही हैं, अब चीजें बदल रही हैं, तो हमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम चीजों को स्टोर कर सकें। तो स्टोरेज करना है, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी कि आज अगर हमने वो प्रोडक्ट बना लिया है तो वो आज ही के आज बिक जाएगा, वो इन फ्यूचर भी बेचा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अच्छी ब्रीड के हमें एनिमल्स चाहिए। वेटरनरी केयर, यानी कि आपको अगर जैसे वो सुनते हो ब्लड फ्लू फैल जाता है ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनकी पूरी तरीके से केयर करनी है कि उनको कोई डिसीज हो रही है, उनको कोई इंजरी हो रही है, तो उन सभी चीजों की भी केयर करनी है आपको। जैसे एक बच्चे को पाला जाता है, ऐसे आपको ऐसी जो एनिमल्स जिनको आप अपने यहाँ पे रख रहे हो, आपको उनकी केयर भी वैसे ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैली जा सकती हैं। तो जब बर्ड फ्लू फैलता है तो अगर आप उन्हीं एनिमल से या उन्हीं बर्ड से निकलने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर भी वो डिसीज आ जाती है ना, तो इसलिए हमें उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। उसके अलावा फार्मर्स को ये सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए। देखो पैसा तो चाहिए होगा, तो उसके लिए उनको क्या अवेलेबल कराना चाहिए? क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक, अब हमारे पास थर्ड है फिशरीज। फिशरीज का मतलब क्या होता है? मत्स्य पालन। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं अब इस एरिया में एंटर करने लगे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि जिस हिसाब से एनिमल हस्बेंड्री होती है या जिस हिसाब से डेयरिंग होती है उसी तरीके से फिशरीज भी होती है। सेम तरीके से तो नहीं होती, हाँ, लेकिन अब फिर भी लोग इसको भी एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो फिशरीज है क्या? इट इन्वॉल्व्स द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। यानी कि सिर्फ यहाँ पे फिशेज ही नहीं, उससे रिलेटेड और भी जो आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसकी भी यहाँ पे कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग होती है। ठीक है, जो लीगली अलाउड है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारी फिश है या अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, इनके जीने का सहारा क्या है? बचपन में वो सुनी थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। इसका मतलब इनको जो जन्म देने वाले हैं वो ये वाटर बॉडीज ही हैं। बिना वाटर बॉडीज के इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए जितनी भी फिशिंग कम्युनिटी है ये इन वाटर बॉडीज को, चाहे वो सी है, रिवर है, लेक है, इसे मदर और प्रोवाइडर की कैटेगरी में डालते हैं। क्योंकि देखो जिस तरीके से हमारी मदर हमें बर्थ दे रही हैं उसी तरीके से ये वाटर बॉडीज, ये जितने भी हमारे पास ये जो फिशरीज से रिलेटेड जितने हमारे पास एनिमल्स हैं, ये उनके लिए मदर और प्रोवाइडर का काम करते हैं, क्योंकि इसके बिना ये रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो टोटल फिश प्रोडक्शन अगर मैं इनलैंड सोर्सेज से बात करूं तो वो तो 65% है, यानी कि मेजर पोर्शन यहीं पर ही है। बाकी का 35% हमारे मेराइन सेक्टर से है, जहां पर आते हैं हमारे सी और ओशियंस। तो इनलैंड सोर्सेज से 65% और मेराइन सेक्टर से 35%। उसके अलावा अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो फिश प्रोडक्शन से जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो अभी फिलहाल 0.9% ही हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर ये निकल के नहीं आया। क्योंकि बेसिकली आप देखो ना, फिश प्रोडक्शन कहाँ हो सकता है? जितने भी वो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं बेसिकली, ठीक है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं जहां पर आप कह सकते हो कि वाटर बॉडीज ज्यादा पाई जाती है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में जो फिशरीज का काम है वो ज्यादा किया जा सकता है। तो कहां पर इंडिया के अंदर कौन से फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स माने जाते हैं? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात,
महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन का काम होता है, क्योंकि वहां पर इजीली अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम विमेन्स की बात करें तो हालांकि जो विमेन्स हैं वो एक्टिव फिशिंग में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बट स्टिल जब हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारी टोटल जो भी वर्कफोर्स फिशरीज में लगी हुई है उसका 60% विमेन ही ऑक्यूपाई करता है इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। और वहीं पे अगर मैं इंटरनल मार्केटिंग की बात करूं तो 40% वर्कफोर्स वुमेन्स की है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हैं इस फिशरीज के अंदर? रैम्पेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ पर अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो पर कैपिटल अर्निंग यानी कि पर पर्सन अर्निंग जो है वो कम है। एब्सेंस ऑफ द मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर, यानी कि यहाँ पर जो हमारी लेबर काम करती है दूसरे सेक्टर में मूव करके जाना, मूवमेंट शो करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा हाई रेट ऑफ इलिटरेसी है लोगों के बीच में, यानी कि लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इनडेप्टनेस यानी कि बहुत ज्यादा कर्जा है, कर्जों में डूबे हुए होते हैं क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है, फिर पैसे चुका नहीं पाते। वो आपने एक मूवी भी देखी होगी चुप चुप के, परेश रावल वाली, जिसके अंदर वो बोट होती है, उसने वो पैसा ले रखा होता है और वो नहीं चुका पाता। वो किस चीज का काम करता है? मछली पकड़ने का ही तो काम करता है। तो इतने लोग होते हैं वहां पे कि उसका नंबर ही नहीं लग पाता बेचारे का, वो पकड़ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी कर्जा था। तो इस तरीके का कर्जा हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों के ऊपर होता है। अब कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो फिशरीज को? तो फिशरीज को इंप्रूव करने के लिए पहली बात तो ओवर फिशिंग पे ध्यान देना होगा। आप जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को करोगे तो नुकसानदायक होती है। तो ओवर फिशिंग और पॉल्यूशन को रेगुलेट और कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो इंडेटनेस बहुत ज्यादा है। तो आपको उन्हें प्रोवाइड करनी होगी क्रेडिट फैसिलिटीज, जो किसके थ्रू प्रोवाइड की जा सकती है? कॉपरेटिव्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। उसके अलावा वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए कि इन लोगों की मदद की जा सके, ताकि ये लोग लॉन्ग टर्म गेन्स और अपना सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा ना हो कि आज काम है कल काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है जिसको आप लंबे समय तक चला सकते हो। तो इस तरीके से फिशरीज को इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है।